में वापस सर्वे किया गया तब पता चला कि 44% मेल्स, पुरुष को ब्लड प्रेशर की बीमारी है। सिमिलरली महिला में 68 की साल में 25% लोग महिलाओं को ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, और अभी ये 1997 में ये ऑलमोस्ट 46% महिलाओं में भी ये बीमारी आने लगी है। तो इसका नंबर बढ़ते जा रहा है और हमारे देश में भी बढ़ते जा रहा है। ये हमारे देश के फिगर थे, अमेरिका का नहीं था, हमारे देश का था। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया कि आदमी को पता ही नहीं चलता है, जब तक वो डॉक्टर के पास नहीं जाए और डॉक्टर ब्लड प्रेशर मापता नहीं है तो उसका कोई पता ही नहीं चलता है। आप ब्लड टेस्ट करते हो तो आपको पता चलता है कि किडनी फेल हो गई है, खून कम हो गया है, शुगर बढ़ गई है। ईसीजी करते हो तो पता चलता है हार्ट अटैक हुआ। ब्लड प्रेशर का ऐसा कोई टेस्ट नहीं है कि जिससे हमें पता चल जाए कि हम जाके ये टेस्ट करा लिया, हमें पता चल जाए कि हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। ये खाली डॉक्टर मापता है तो ही समझ में आता है, क्योंकि ज़्यादातर मरीज में इसकी कोई तकलीफ होती नहीं है, वो एक घूमते फिरते रहते हैं। इसके लिए बार बार डॉक्टर के पास जाके चेक कराना चाहिए। जब अब उम्र बढ़ती रही है, 40 के ऊपर अगर बढ़ गई उम्र, तो रेगुलरली बीपी चेक करना चाहिए। और इंडियन लोगों को ब्लड प्रेशर का खतरा बहुत ज़्यादा है। ये एक स्टडी इंग्लैंड में किया गया था, एक भोपाल नाम के आदमी ने किया था, और ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में ये स्टडी पब्लिश की गई थी। वो इंग्लैंड में, वहाँ बांग्लादेशी एक ही, हमारे जेनेटिक्स एक ही है, फिर भी हिंदुस्तानी लोगों में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी से ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है। तो हम इंडियन है, ये इटसेल्फ बहुत बड़ा खतरा है। हिंदुस्तानी लोगों को सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है, और जिसको डायबिटीज़ होता है उसको ब्लड प्रेशर होने का खतरा डबल हो जाता है। अगर आपको ब्लड शुगर है, डायबिटीज़ है, तो हरदम डॉक्टर के पास जब जाओ अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाओ। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर बहुत क्लोज फ्रेंड है, वो एकदम हीरो हीरोइन जैसे है। और जब हीरो और हीरोइन होती है तो विलन भी आ ही जाता है। ये आप देख रहे हैं इधर, ये डायबिटीज़ है, स्वीट लेडी है, ये ब्लड प्रेशर है, और ये CAD मीन्स कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़। तो जब ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की प्यार मोहब्बत की कहानी चलती है तो ये हार्ट अटैक का विलन बीच में आ ही जाता है। इसलिए इसका बहुत ध्यान रखना जरूरी है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? पहले तो आपको ये मानना छोड़ दो कि मैं अच्छा खाता पीता हूँ, योगा करता हूँ, मेरे को कोई मोटापा नहीं है, मैं 5 किलोमीटर चल लेता हूँ तो मेरे को ब्लड प्रेशर हो ही नहीं सकता है। ये एकदम गलत फहमी है। एकदम नॉर्मल आदमी को भी ब्लड प्रेशर होता है, और वो धीरूभाई अंबानी को भी नहीं छोड़ता है। तो हम लोग क्या चीज़ है? उनको भी पैरालिसिस हो गया था, लकवा हो गया था। तो पहले तो आपको मानना चाहिए कि ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए रेगुलरली। अगर आपके डॉक्टर ने बोला कि आपको ब्लड प्रेशर है तो उसको अमान्य न करें। ऐसा कि ये ऐसे देख दिया डॉक्टर ने, कोई मेरे को मतलब ही नहीं, मैं तो दूसरे काम से गया था, डॉक्टर ने बोल दिया ब्लड प्रेशर, फालतू में दवाई लिख दिया। ऐसा कभी नहीं करना है। ब्लड प्रेशर जो है डॉक्टर अगर आपको बता दे तो वो सीरियसली लीजिए, उसकी जो दवाई है वो सीरियसली लेना है। और आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं? आप बीड़ी सिगरेट पीते हो तो बंद कर दो, एकदम बंद कर दो। तम्बाकू ले रहे हो तो एकदम बंद कर दो। दारू पीते हैं तो पी सकते हो, बट छोटी मात्रा में, ज़्यादा नहीं। दूसरा, अपना डाइट कंट्रोल करना। हम हिंदुस्तानियों के डाइट में नमक की मात्रा बहुत होती है, हम स्पाइसीज मसाले वगैरह बहुत खाते हैं। तो हमारे पूरे वर्ल्ड की जो डाइट पैटर्न है, खाने के जो सिस्टम है, अमेरिका की, इंडिया की, जापान की, चाइना की, हमारे हिंदुस्तानी डाइट में नमक का बहुत बड़ा रोल है। और नमक एक ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ख़राब चीज़ है। तो नमक की मात्रा कम करनी है अपने खुराक में। अब ये अमेरिका वगैरह में आप जाओगे तो ऐसे लेबल होते हैं, कोई भी खाने की पैकेट लो आप, इस पर लिखा रहता है उसमें कितना नमक है, क्या है वो है। हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आप हल्दीराम की दुकान में जाओ, भुजिया लो, आपको पता नहीं चलता है उसमें कितना नमक है, बट अमेरिका में पता चलता है। और जो पढ़े लिखे वो समझते हैं तो वो लोग नमक वाली चीज़ें कम खाते हैं। तो अपने को कैसे नमक की मात्रा कम करनी है? सबसे ज़्यादा नमक हिंदुस्तानी लोग यूज़ करते हैं अपने खाने में। अब अभी आप नॉर्थ इंडिया के हो, साउथ इंडिया के हो, वेस्ट इंडिया के हो, कहीं भी हो, हर एक पूरे हिंदुस्तान के हर एक प्रांत में नमक की मात्रा बहुत रहती है अपने खाने में। सबसे बड़ा ये कि बाहर का खाना बंद कर देना चाहिए। सॉल्टेड चीज़ें, भुजिया, चिवड़ा, ये सब वड़ा, ये सब में बहुत नमक होता है, उसको बंद कर देना है। घर के खाने में इतना नमक नहीं होता है। फ्रूट्स और सब्जी ज़्यादा खानी चाहिए। जो डब्बे में फूड आता है, प्रोसेस फूड होता है, चिप्स होती है, वो सॉल्टेड काजू बादाम, सब में सॉल्ट बहुत होता है। वो प्रोसेस फूड नहीं खाना है अपने को। घर का बनाया खाना खाना है, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाना है, दूध पीना है, फ्रूट्स खाना है, और ऊपर से नमक नहीं डालना है। ऊपर से नमक नहीं डालना है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। रसोई में जितना आता है वो चलेगा, बट ऊपर से नमक नहीं डालना है। और ये हमको कभी पता ही नहीं चलता कि हमें इसमें बहुत नमक होता है। ये देखो,
अचार हिंदुस्तान की हर एक फूड की, कोई भी प्रांत में चले जाओ, आंध्र प्रदेश से चले जाओ, जम्मू में चले जाओ, कलकत्ता में चले जाओ, अचार है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फूड का। इसमें बहुत नमक होता है, ये हमें पता ही नहीं चलता है, थोड़ा थोड़ा सा खाते पर पता ही नहीं चलता है। और दूसरा हिंदुस्तान का एक प्रॉब्लम ये है, पापड़, पापड़ में भी बहुत नमक होता है। तो अचार पापड़ बंद कर देना है, डाइनिंग टेबल पे जो नमक का बॉटल पड़ा होता है उसको निकाल देना है, नमक की मात्रा कम कर देनी है। और जो डॉक्टर आपको बताते हैं, अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो जो उचित दवाई देते हैं उसको ध्यान से लेना है। थँक यू सो मच, धन्यवाद। सरांनी जसं का ब्लड प्रेशरबद्दल एक सायलेंट किलरबद्दल माहिती दिली. आता आपण थोडंसं पोटाकडे जाऊ. पोट आणि पोटाचे विकार हे सर्वसाधारणतः एक कॉमन सिम्पटम्स आहेत, कॉमन आजार आहेत, कॉमन त्रास आहे, ज्याच्यासाठी बरेचसे पेशंट आमच्याकडे येतात आणि त्याच्यामागे भरपूर कारणं असतात. थोडक्यात आपण त्याच्याबद्दल एक जाण्याचा प्रयत्न करू. थोडक्यामध्ये जर आपण पोटाचे विकार म्हटलं, साधारणपणे पोट जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा पोट आणि ओटीपोट असतं. पोट म्हणजे काय, हा पोटाचा वरचा भाग ज्याला आपण स्टमक म्हणतो, आणि ओटीपोट म्हणजे काय, आतडं. तर साधारणपणे जेव्हा पण पेशंट आमच्याकडे येतात किंवा आपल्याला जेव्हा काही त्रास असतात तर ते एक 3 ते 4 गटामध्ये विभागले जातात. सर्वात कॉमन सिम्पटम म्हणजे ॲसिडिटी. आपल्या सगळ्यांमध्ये छातीत जळजळ होणे किंवा खाल्लेलं वर येणं, ह्याला आपण ॲसिडिटी म्हणतो किंवा GERD रिफ्लक्स डिसीज म्हणतो. तर हा सर्वात कॉमन सिम्पटम्स किंवा कॉमन आजार पाहिला जातो. दुसरा आजार कोणता, तर अपचन, इनडायजेशन. डॉक्टर पोट फुगल्यासारखं वाटतं किंवा भूक मंदावलेली वाटते किंवा पोट साफ होत नाही, ढेकर येणं, करपट ढेकर होणं, एकदम अस्वस्थता वाटणं, स्पेशली जेवण झाल्यानंतर, तर याला आपण म्हणतो अपचन. पचन न झाल्यामुळे जे काही त्रास होतो तो सगळा तो याच्यामध्ये येतो. तिसरा म्हणजे बद्धकोष्ठता. बद्धकोष्ठता म्हणजे काय, कॉन्स्टिपेशन. पोट साफ न होणे, शौचाला जाताना कुंथत बसणे किंवा भरपूर वेळ मोशनला द्यावं लागणं, कधी कधी रक्त येणं, कधी कधी बराच वेळ लागणं, 3 दिवसातून 4 दिवसातून एकदा जावं लागणं, हार्ड मोशन होणे, ह्याला म्हणतो आपण बद्धकोष्ठता. आणि चौथं म्हणजे कधी कधी पातळ शौचाला जाणं, वारंवार जाणं, वजन कमी होणं, त्याला आपण डायरिया असं म्हणतो. तर सर्वसाधारणपणे पोटाचे विकार या 4 गटामध्ये विभागले जातात. तर हे सिम्पटम्स काय, जे आत्ताच मी तुम्हाला सगळ्यांना सांगितले, तर हे सगळ्या सिम्पटम प्रणालीमध्ये सर्वसाधारण आपण हे सगळे पोटाचे विभागून देतो. आता याची कारणं काय आहेत? कारणं आहेत आजकालची आपली लाईफस्टाईल. आपण जसं आता सरांनी व्यवस्थितपणे सांगितलं, ॲक्च्युली हे सगळे कुठे ना कुठेतरी लाईफस्टाईलशी निगडीत आहेत. तुमचे पोटाचे विकार म्हणा किंवा तुमचे हार्टचे विकार किंवा कुठल्या अन्य भागाचे विकार, हे सगळे कुठे ना कुठेतरी आपल्या जीवनशैलीशी प्रबंधित झाले आहेत. हे जे टाईप ए बिहेवियर आहे, मॅड रेस आहे, कुठेतरी आपण सारखं पळत असतो, मोबाईलमध्ये अडकलेलो असतो, कुठेतरी इंटरनेटच्या दुनियेमध्ये आपण गेलेलो आहे. आज आपण असं म्हणत चाललोय की phones are getting smarter and people are getting more dumb and dumb. कारण की बिकॉज ऑफ स्मार्टफोन जे आले त्याच्यामुळे, आणि त्याच्यामुळे कुठेतरी एक जे आपण ऍक्टिव्हिटी आहे ती आपली कमी झालेली आहे. बाहेरचं खाणं वाढलेलं आहे, सिगरेट, दारू याचं प्रमाण सेवन वाढलेलं आहे, आणि त्याच्यामुळे कुठे ना कुठेतरी हे सगळे आजार आपल्याला होत जातात. ओबेसिटी, ज्यामुळे आजकाल आपण पाहत आहात, आणि असा भरपूर डाटा आपल्याकडे आहे की जिथे पोटाचे विकार हे प्रामुख्याने जे ओबेसिटी आलेली आहे किंवा स्थूलपणा आलेला आहे त्याच्यामुळे ते आलेले आहेत. हाय फॅट डाएट जे आपण घेतो, स्मोकिंग, अल्कोहोल कन्झम्पशन घेतो, ह्याच्यामुळे सुद्धा पोटाचे विकार वाढलेले असतात. तर हे इम्पॉर्टंट का आहे, आपल्याला का जाणून घ्यायचं की पोटाचे विकार म्हणजे एक साधारणप्रमाणे हे त्रास नाही आहेत. तर या त्रासामुळे जे आपलं एक क्वालिटी ऑफ लाईफ आहे ती सुद्धा डिस्टर्ब असते. या त्रासामुळे भरपूर काही कॉम्प्लिकेशन होतात. अस्वस्थता वाटणं, मळमळ होणं, यामुळे पोटात अल्सरही होऊ शकतात, कॅन्सर होऊ शकतं. कॅन्सरची रिस्क आजकाल वाढलेली आहे की प्रत्येक वेळी जरुरी नाही की प्रत्येक पेशंट, आणि तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की कॅन्सरमध्ये सर्वात इम्पॉर्टंट आहे तुम्ही कुठल्या स्टेजला येता. तुम्ही जर शेवटच्या स्टेजला आले तर डेफिनेटली त्याचा आउटकम चांगला नसतं, आणि तुम्ही जर आधीच्या स्टेजमध्ये आलात, सुरुवातीच्या स्टेजमध्ये आलात, तर आपण लवकर त्याचं निदान केलं तर मात्र मग त्याचा आउटकम खूप चांगला आहे. आज कॅन्सर पूर्णपणे बरा होऊ शकतो कुठल्या स्टेजला येतात. आणि भरपूरदा पोटाचे जे विकार असतात हे कुठे ना कुठेतरी कॅन्सरचं प्राथमिक लक्षण असू शकतं. फॉर एक्झाम्पल, जर तुमचं वय 50च्या वर असेल आणि जर तुमचं पोट फुगत असेल तर नक्कीच तुम्ही डॉक्टरांना भेटलं पाहिजे. ज्याला अपचन आपण म्हणतो, हे जर वयाच्या 50च्या नंतर जर दाखलं गेलं
तर हे एक कॅन्सरचं प्राथमिक लक्षण असू शकतं. कॉन्स्टिपेशन, बद्धकोष्ठता ही जर वारंवार होत असेल, जुलाब वारंवार होत असतील, तर हे सुद्धा कुठे ना कुठेतरी आतड्यांच्या कॅन्सरचं लक्षण असू शकतं. अचानकपणे भूक मंदावणे, पोट फुगून होऊन जाणे, अचानकपणे थोडंही खाल्लं तरी पोट भरल्यासारखं वाटणं, घशात काहीतरी अडकणं किंवा जेवल्यानंतर पोटात दुखणं, हे सुद्धा ज्याला आपण स्टमक म्हणतो किंवा आमाशय म्हणतो, याच्या सुद्धा कॅन्सरचं निदान होऊ शकतं. जर तुम्हाला अशापैकी कुठलेही सिम्पटम्स असतील किंवा त्रास असतील, तर तुम्ही तुमच्या डॉक्टरांना नक्कीच भेटलं पाहिजे. जेव्हा तुम्ही तुमच्या डॉक्टरांना भेटता तेव्हा ते एक साधारणपणे एक बेसिक ब्लड टेस्ट किंवा त्याच्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या चाचण्या करतात. एंडोस्कोपी मार्फत आम्ही पाहू शकतो की आतड्यांमध्ये कुठे सूज, गाठ, अल्सर किंवा कुठलं इन्फेक्शन आहे की नाही. एक सिंपल टेस्ट, आणि त्याच्याद्वारे आपण लवकर त्या गोष्टीचं निदान करून एक प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस केलं आणि योग्य ती ट्रीटमेंट दिली, तर होणारे संभाव्य धोके आपल्याला टाळता येऊ शकतात. आता हे जे सर्वसाधारण आहे, प्रत्येक पोटाचे विकार काही कॅन्सरकडे जात नाहीत. कॉमन सिम्पटम्स आजही आपण पोटाचे विकार आहे, हे अपचन, हे कॅन्सर त्याच्यातलं एक मे बी 1% असेल, 2%, 98% हे कॉमन सिम्पटम्स राहतात. तर जसं सरांनी सांगितलं की दैनंदिन जीवनामध्ये तुमचं आहार खूप काही ठरवतं की तुम्ही कसे पुढे राहू शकाल. जसं ब्लड प्रेशरमध्ये आपण पाहिलं, तसंच पोटाच्या विकारामध्ये तसं काही आहे. 3 गोष्टी असतात ज्या डिसाईड करतात की तुमचं एक हेल्थ कशी राहील. मेडिसिन शेवटचं आहे, पण त्याच्या आधी तुम्ही कसं जगता, ज्याला आपण दैनंदिन जीवनशैली म्हणतो किंवा लाईफस्टाईल. तुम्ही काय खाता, म्हणजे तुमचं जे आहार प्रणाली काय आहे, हे डिसाईड करतं की तुमचं ओव्हरऑल हेल्थ कशी राहील. तर सिंपल गोष्टी ठेवल्या की दररोज आपण वॉकिंग केलं पाहिजे. एक सिंपल गोष्ट आहे, आज आपण सगळे मोबाईल फोन वापरतो, का नाही आपण त्याचाच उपयोग करू. एक सिंपल गुगल फिट किंवा जर तुमच्याकडे आयफोन असेल तर त्याचे एक किंवा कुठलाही फोन असेल, अँड्रॉइड असेल, तर त्याच्यामध्ये फिटनेस ॲप असतात. सिंपल ते डाउनलोड करून ठेवले, मोबाईल खिशात ठेवला, दिवसभरामध्ये 10,000 पावलं चालली तर ते मोजतं. सक्सेसफुल लाईफचा एक मुद्दा आहे, तो म्हणजे ट्रॅकिंग. तुम्ही ट्रॅकिंग करायला शिकलं पाहिजे. जर तुम्ही दिवसभरात 10,000 पावलं चाललेत, तर एक सर्वसाधारणपणे इट इज अ साईन ऑफ गुड हेल्थ. ते करायला पाहिजे. मोबाईल संध्याकाळी उघडून बघायचा, 10,000 पावलं चालली आहेत, व्हेरी गुड. तर हे आपण फॉलो करू शकतो. दुसरी गोष्ट, सिंपल एक्सरसाइज. घर मजल्या लहान मुलं स्किपिंग करतात, पळणं, फास्ट चालणं, स्विमिंग, सायकलिंग, हे काही सिंपल एक्सरसाइज आहेत ज्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्ही एक चांगली हेल्थ राहू शकतात. दैनंदिन जीवनामध्ये तुम्ही काय खाल्लं पाहिजे, तर सरांनी सांगितलं प्रोसेस फूड खाल्लं नाही पाहिजे, बाहेरचं खाणं टाळा, जेवणाच्या वेळा व्यवस्थित पाळा, जेवणं आणि झोपण्यामध्ये 2 तासाचं अंतर ठेवा, स्मॉल फ्रिक्वेंट मील ठेवा, एकदम जास्त अतिसेवन करू नका, दुधाचं सेवन कमी करा. मला असं वाटतं दुधाचं सेवन हे एक्स्ट्रीम ऑफ एजेससाठी खूप इम्पॉर्टंट आहे. खूप लहान आणि खूप वयस्कर मधल्या याच्यात दुधाची जास्त काही गरज लागत नाही. दुधामुळे गॅसेस होतात, अपचनही होऊ शकतं जर काही लोक सेन्सिटिव्ह असतील तर. दह्याचं सेवन वाढवा, दह्या नॅचरली प्रोबायोटिक असतात. तर या सिंपल काही गोष्टी केल्या तर नक्कीच तुमचं हेल्थ चांगलं राहील. डॉक्टरकडे जायची पण वेळ काय फार जास्त लागणार नाही आणि घरच्या घरी सगळे उपाय होऊन जातील. एक हेल्दी लाईफस्टाईल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जर तुमचं लाईफस्टाईल तुम्ही चांगलं ठेवलं तर नक्कीच हे जे काही पोटाचे विकार आहेत, या पोटाच्या विकारांपासून तुम्हाला मुक्तता मिळू शकते. हां, पण तुम्ही कधी तुमच्या डॉक्टरला पाहिलं पाहिजे. महत्त्वाचं म्हणजे जर तुमचे त्रास कंटिन्यू होत असतील, वाढत असतील, तुमचं वय जर 50च्या वर असेल, नवे त्रास तुम्हाला येत असतील, भूक मंदावली असेल, वजन कमी होत असेल, अचानकपणे एकापेक्षा जास्त त्रास वाढत असतील, औषधं घेऊन सुद्धा फरक पडत नसेल, तर मला वाटतं ती योग्य वेळ आहे जेव्हा तुम्ही तुमच्या डॉक्टरांना भेटलं पाहिजे. ते तुमच्या त्रासाचं नक्कीच निराकरण करू शकतील. आणि जसं मी सांगितलं, 1 किंवा 2% जरी कॅन्सरची रिस्क असेल, आपण कशाला ते 1-2% मध्ये राहायला पाहिजे. आपण ते 98% मध्ये असलं तर बरं आहे. तर ते 98 आणि 2% मधला जो डिफरन्स आहे, तो नक्कीच तुमचा डॉक्टर तुम्हाला शोधून काढू शकतो. आणि मला वाटतं हे जाणून घेणं आजच्या फोरममध्ये महत्त्वाचं आहे. थँक्यू व्हेरी मच. गुड आफ्टरनून एवरीबडी. सर्वांना जय भीम, नमो बुद्धाय. सबसे पहले तो मैं डॉक्टर आसिफ कुरैशी साहब का शुक्रगुजार हूँ. इतना अच्छा माहौल बना दिया उन्होंने शेरो शायरी का, और उनकी हिंदी, लाजवाब उर्दू और उनका कमांड. मुझे तो लगता है कि अमिताभ बच्चन के बाद इनका आवाज़ जो है इतना बुलंद है. तो सर आपके लिए जोरदार तालियां. और उपस्थित हमारे एसोसिएशन ऑफ मेडिकल फैकल्टीज़ के लोग, एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया, बहुजन हिताय संघ, वंदना संघ, डॉक्टर अंबेडकर मिशन, महाराष्ट्र ऑफिसर्स फोरम, आवाज़ इंडिया टीवी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी सब पूरा फैमिली है. और ये फैमिली के लोग हमारे जो है
नॉलेज इज़ एवरीथिंग, नॉलेज गेन करने के लिए यहाँ आते हैं। और डॉक्टर भूपेंद्र देसाई सर जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट है, वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट, 22 साल से मुंबई में प्रैक्टिस करते हैं, बोरीवली में, हार्ट केयर, तो वो आज हमारे बीच है और उन्होंने बहुत सारा हमको अवगत किया है। हृदय, डॉक्टर साहब ने फिर हृदय के नीचे होता है पेट, और पेट सब इम्पोर्टेंट है बिकॉज जो भी होता है पेट में से होता है पूरा, और पेट में क्या क्या डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। और पेट के बाद हम जाएंगे किडनी के तरफ, जो हमारे डॉक्टर आचार्य है, शिवनारायण आचार्य, ये भी आपको बताएंगे। तो बॉडी के जितने भी हमारे पुर्जे है, वी आर लाइक ए लिविंग लेबोरेटरी, हम लोग एक लिविंग लेबोरेटरी है कि ये लेबोरेटरी में इतना रसायन है, और हम लोग मेडिकल स्टूडेंट है, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर्स है, इतना सब पढ़ाई करने के बाद भी हमको पूरा पता नहीं चला अभी कि व्हाट इज़ माइंड, माइंड क्या होता है। तो माइंड इज़ डिफरेंट, जैसे शरीर दिखता है वैसे माइंड दिखता नहीं है। माइंड के सिर्फ हमको फंक्शन समझ में आते हैं, और ये फंक्शन 2500 साल पहले बुद्धा ने हमको बताए थे। और बहुत सारे बुद्धा के जो सिद्धांत हैं हमारे मेडिकल साइंस के सिद्धांतों से पैरेलल है, सेम टू सेम है बहुत सारे, बट इट इज़ इन द इंग्लिश, और उन्होंने पाली भाषा में बताया। तो आरोग्य यही हमारी संपत्ति है। हमने देखा होगा कोविड पीरियड में क्या क्या हुआ है, यानी कुछ कुछ हमारे जो पेशेंट्स थे रात भर स्ट्रेचर पे पड़े रहे एंड उनको बेड भी नहीं मिला है। संपत्ति बहुत है उनके पास में, बट हेल्थ नहीं होने से और थोडा निग्लिजेंस है, उसके कारण भी प्रॉब्लेम आ चुका है। तो मराठीमध्ये पण सांगतो सरांनी, पण मराठीत सांगितलं, हिंदी मराठी इंग्लिश तीनों, गुजराती नहीं आती मुझे सर। एका ठराविक वयानंतर तुम्हाला कोणीही विचारत नाही की तुमची प्रॉपर्टी किती आहे। आता मोठे मोठे आहेत लोक, सिंघानिया, मल्ल्या, हे सगळे मोठे मोठे लोक आहेत मुंबईचे। धीरूभाई अंबानीचं नाव घेतलं सरांनी, पण तरी त्यांनाही लखवा झालेला होता। तुमची प्रॉपर्टी किती याला काहीच महत्त्व नाही आहे, तुमच्या गाड्या किती आहेत, बँक बॅलन्स किती आहे, पण एक गोष्ट नक्की विचारली जाते की तुमची तब्येत कशी आहे, हाऊ आर यू। आपण हे नाही म्हणत की हाऊ इज युअर बँक बॅलन्स, वी ऑलवेज आस्क, फोनपे भी हम पूछते हैं कि हाऊ आर यू, म्हणजे तुमची तब्येत कशी आहे। बरेचदा कोणाला कॅन्सर होतो, कोणाला हार्ट अटॅक येतो, कोणाला लकवा होतो, आणि कोविडच्या पिरियडमध्ये बऱ्याचशा लोकांनी पाहिलेलं आहे की आपण विचारतो की त्या पेशंटचं काय झालं, यांचं काय झालं। म्हणून जे गोष्ट विचारली जाते त्यात योग्य गुंतवणूक करायला पाहिजे, हेच महत्त्वाचं आहे। आणि तुमच्याजवळ संपत्तीचं बँक बॅलन्स नसलं तरी चालेल, पण आरोग्याचा बँक बॅलन्स असेल तर तुम्ही सर्वात सुखी। मी इंदोरामध्ये प्रॅक्टिस करतो, माझ्याकडे रिक्षावाले पेशंट येतात, एवढे सुखी आहेत, स्वतः रिक्शा चलावतात, चालक मालक लिखा रहता पीछे में, और वो आदमी दिन भर काम करेगा, मॉर्निंग में कॉटन मार्केट में जाएगा और वहाँ से सब्जी भाजी लेके आएगा, रिक्शा चलाएगा, उसकी वाइफ पीछे में बैठी है, और दिन भर वो उसकी वाइफ मंगलवारी बाजार में सब्जियाँ बेच के शाम को घर में जाएंगे, बच्चों के साथ में खाना खाएंगे, और बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बनाया उन लोगों ने। वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम, लेकिन चोरी नहीं की है कुछ भी। और आज हमारे इतने बड़े बड़े जो नाम देखते हैं हम लोग, बैंक का करोड़ों रुपए लेके भाग गए हैं, और आज कोई स्टेडियम में भी देखे विजय मल्ल्या तो उसको बोलते हैं कि चोर चोर चोर। तो ये इम्पॉर्टंट है, आज हमारा हेल्थ इम्पॉर्टंट है, बँक बॅलन्स इम्पॉर्टंट नाही आहे। मराठीमध्ये सुद्धा फार जुनी म्हण आहे की आरोग्यम धनसंपदा, तुमचे आरोग्य हीच खरी संपत्ती आहे, आणि संपत्ती जर शाश्वत असली तर सगळे यश तुमचेच असते। हर व्यक्ति अपना स्वास्थ्य खुद ही बनाता है। जैसे हम लोग डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, वो तो हम लोग दवाइयाँ लिखते हैं, लेकिन आपका जो प्रिस्क्रिप्शन आपके घर में किचन में लिखा जाता है, वो प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। हाउसवाइफ बेचारी खाना बनाती है, और 2-3 बहू यदि रहती है तो उन पे कंपटीशन, कौन अच्छा खाना बनाती है, उसमें फिर ऑयल, फिर मसाले, नमक सर ने काफ़ी बताया है, तो उसको कैसे ख़राब करना हार्ट को। तो हमारी डॉक्टर लेखा पाठक मैडम सर को पता है, हमेशा बताती थी कि देयर आर 2 करोनरी आर्टरीज, एक लेफ्ट और राइट है। तो लेफ्ट इज़ स्पॉइल्ड बाय द मदर, बचपन से बेटा घी खा ले, बटर खा ले, नॉनवेज खाओ, ये खाओ, वो खाओ, तो जब तक शादी होने के तक उसके एथेरोस्क्लेरोसिस होकर आर्टरी ख़राब हो जाती है। शादी के बाद में वाइफ आती है, और फिर दोनों की कंपटीशन होती है कौन अच्छा खाना खिलाती है। और उसके बाद 40-45 साल में डॉक्टर काशिफ के पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं हार्ट अटैक के लेके, डॉक्टर साहब के पास आते हैं। तो ये हमारा जो डाइट है यही सबसे मेन है, और डाइट के बारे में सर ने तो बताया क्या खाना चाहिए करके। शरीर, विलियम शेक्सपियर ने क्या कहा है कि शरीर एक बगीचे की तरह है। सर आपके लिए भी शेर ही है, आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सर ने बताया आज काशिफ सर ने कि इसको आप इंग्लिश में कैसे ये करेंगे ट्रांसलेशन।
तो ये शहर एक बगीचे की तरह है और हमारी इच्छाएं बागवान की तरह होती है, यानी खान पान और रहन सहन से जुड़ी इच्छाएं सही रहेगी तो हमारा शरीर भी अच्छा रहेगा। और बुद्धा ने ये कहा है कि एवरीथिंग जो है वो तुम्हारी तना है। तना मतलब तृष्णा है। हर आदमी तृष्णा के पीछे ही बर्बाद हो जाता है। काम तृष्णा, भाव तृष्णा और विभव तृष्णा, ये तीन जो तृष्णाएं यदि नहीं है तो देन वी गो फॉर द निब्बान। ये व्हाट आर द रिस्क फैक्टर। सर ने हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बहुत सारे बताया चीज़ें कि हाई ब्लड प्रेशर इज लाइक ए किंग कोबरा। एक बार उसने काट लिया है कि 5 मिनट में आदमी मर जाता है। और डायबिटीज इज लाइक ए पाइथन, वो धीरे 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 मारता है। तो डायबिटीज, डाई एंड बिटिस, उसमें वर्ड ही है डाई। जिसमें डाई है समझ जाना कि वो आपको किलिंग करने के लिए आया है। और नागपुर में जब से हमारे मिठाई की दुकान आ गए, हल्दीराम आ गए, बहुत सारे आउटलेट आ गए, तो बहुत सारे लोग स्वीट खाते हैं। मैं हमेशा पूछता हूँ कि स्वीट में कौन सा विटामिन होता है। नोबडी नोज कि उसमें विटामिन है नहीं, फिर खाना खाए के लिए उसका। स्मोकिंग, हमारे हीरो है, यानी हीरो लोग ये क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, सोसाइटी को, और उसके रिजल्ट आपने देख लिया आर्यन के क्या हुआ कि फादर ही ऐसे तो बच्चा तो ऐसे ही होने वाला है। अल्कोहलिज्म, सर ने बताया थोड़ी थोड़ी पिया करो, बट जो नहीं पीते उनके लिए है, यानी जो पी रहा है उनके लिए थोड़ी थोड़ी है, और लोग पीते ही नहीं उनके लिए नहीं है। इसलिए सुरा मेरा मज्ज पमात ठाना वेरमणि सिक्का पदम समादयामि, बुद्धा ने कहा है ये पंचशील में। और जो मादक पदार्थ है, अल्कोहल है, इसके शरीर को कोई आवश्यकता नहीं है। यानी 2500 साल पहले विदाउट माइक्रोस्कोप, विदाउट एनी लेबोरेटरी, he has drawn the conclusion that this marijuana, alcohol is dangerous. And these are the dangers of alcohol: injuries, accident, brain का amnesia, police arrest, fight, car crashes, heart attack, mental disorders, digestive problems सर ने बताया, sexual dysfunction and ultimately death. बहुत सारे लोग अल्कोहल के कारण, आपको मालूम है, बहुत सारे फिल्म स्टार है, मीना कुमारी से लेकर राजेश खन्ना तक। इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन, आज बहुत सारे लोग ये अट्रैक्टिव फूड के, जो यंग लोग हैं, घर में दाल रोटी नहीं खाएंगे, चपाती नहीं खाएंगे, बट आजकल मोबाइल पे ऑर्डर दिया जाता है और पार्सल घर में आता है और बिल पेरेंट्स को करना पड़ता है। ओबेसिटी, दिस ऑल्सो वन ऑफ द डेंजरस। अब ये 2 फोटो है, एक है हेल्दी है और एक है अनहेल्दी। तो यदि आपका शरीर अच्छा है तो आप हीरो भी बन सकते हैं, अदरवाइज आप विलन का भी रोल कर सकते हैं उसमें, यदि नहीं है तो। ये ओबेसिटी है, टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरलिपिडेमिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, आर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज। मोटापा जो है, मैं हमेशा पेशेंट को बताता कि आपका जेंट्स का वजन 55 kg और लेडीज़ का वजन 45 kg आइडियली, वो हिसाब से। और मेटाबॉलिक BMI जो होता है दैट शुड बी अराउंड 18 से लेके 25 तक होना चाहिए। और बहुत सारे महिलाएं आते हैं तो बोलते हैं हम कुछ खाते नहीं, लेकिन हमारा वजन क्यों बढ़ रहा है। तो एक तो फेस्टिवल है, दूसरा शादी के बाद में यदि बच्चे होते हैं तो पूरी घर की पावर, किचन, फाइनेंस, वो सब उनके हाथ में आता है और उनका सब सुनते हैं, वो किसी का सुनते नहीं। ये बहुत सारे रीज़न है। मैं बताता हूँ, आप शादी के फ़ोटो दिखाइए, जब शादी हुई थी भैया के साथ में आपकी, तो आपके फ़ोटो दिखाइए। एट दैट टाइम हर लेडी का वजन 45 to 50 के नीचे होता है, बट आफ्टर 20 years इट बिकम 70। 70 के हो गए तो 70 किलो ही होगा, 75 हो गए 75 होगा। अरे वजन एज के हिसाब से बढ़ते जाता है। वर्षाताई बरोबर है? यस। स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज समवन ट्राइंग टू रिपेयर एवरी सोल्यूशन सोलो। मैं सब कुछ अकेला कर सकता हूँ और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते लेते लेते, वो आदमी हमारे डॉक्टर नीतू मांडके थे। ही वॉज ए वेरी गुड कार्डियक सर्जन, बट उनको लगा कि मैं हॉस्पिटल भी शुरू कर सकता हूँ, 250 करोड़ का लोन भी ले सकता हूँ और आई कैन डू एनीथिंग। ये आई कैन डू एनीथिंग का मतलब यू आर इन्वाइटिंग स्ट्रेस। सेल्फ मेडिकेशन, आज बहुत सारे दवाइयाँ कंजम्पशन होता है और हमारे आयुर्वेदिक मित्र है, होम्योपैथिक मित्र है और सेल्फ डॉक्टर है। सेल्फ डॉक्टर में फार्मा पीपल जो होते हैं, जिसके पास फार्मेसी की दुकान है, वो घर में कोई नर्स है, कोई कंपाउंडर है, ये भी एक बहुत सारे मेडिसिन पेशेंट को देते हैं, जैसे स्टेरॉइड्स है, बाकी बहुत सारी चीज़ें देते रहते हैं। और एक बार पेशेंट को उसके अच्छे रिजल्ट आ गए, हेडेक कम हो गया है जेरोडॉल टैबलेट से, तो वो हमेशा डॉक्टर को बाईपास करके, हम लोग तो पेशेंट की बाईपास करते हैं, लेकिन पेशेंट भी हमारी बाईपास करके केमिस्ट की दुकान में जाके वहाँ से मेडिसिन खरीद के खुद खाते रहते हैं और आफ्टर 3-4 महीने के बाद में पेप्टिक अल्सर डॉक्टर साहब के जाएंगे
उसके बाद में किडनी फेलियर इंडिया में बहुत कॉमन है, डॉक्टर साहब बताएंगे किडनी फेलियर के कारण। और उसमें एंटीबायोटिक, स्टिमुलेंट्स, एंटी एलर्जिक, लैक्सेटिव, एंटासिड्स, विटामिन, ये सब लेके आते हैं लोग। और दीज आर द डेंजर्स ऑफ सेल्फ मेडिकेशन। क्या क्या हो सकता है इसमें? जैसे एक आधा हेडेक है और आपने पेन किलर लिए तो जैसे ब्रेन ट्यूमर है वो दब जाएगा कुछ दिन के लिए, पेशेंट को लगता है मुझे कुछ नहीं है। बहुत सारे कैंसर है, हिडन कैंसर, वो भी थोड़े से सिम्टम उसके रिलीव हो जाएंगे टेम्पररी, बट दैट विल गो। जैसे पानी है, पानी को यदि आप रोकोगे तो दूसरी तरफ से जाएगा। तो कोई भी बीमारी है, यदि आपने आर्टिफिशियल तरीके से कि उसको रोकने की कोशिश की तो वो दूसरे तरफ से मेटास्टेसिस बोलो या और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। कैन लीड टू इफेक्ट्स और एक्सपोजर टू हार्मफुल मेडिसिन इंटरेक्शन। आपस में उनकी लड़ाइयाँ भी होती है। ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग एडिक्ट, बहुत सारे, बॉम्बे में आप जाओगे, नागपुर में जाओ, बहुत सारे अभी ड्रग एडिक्ट मिलेंगे। तो इसको छुड़ाने के लिए कुछ हॉबीज चाहिए, म्यूजिक चाहिए, गार्डनिंग चाहिए, स्पोर्ट्स चाहिए। आजकल स्पोर्ट दिखता नहीं बहुत सारे। कम्युनिटी एक्टिविटीज़, आज हम जो सोशल प्रोग्राम कर रहे हैं, पब्लिक फोरम करते हैं हम एक्टिविटी के बाद में, तो वी आर सिटिंग टुगेदर एंड गेटिंग द नॉलेज। एंड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत सारे, समाज में रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समाज बनता है इंडिविजुअल लोगों से, और इंडिविजुअल, बुद्धा ने कहा है कि आप विद्वानों की संगत करो और मूर्खों का संगत मत करो। विद्वानों के साथ रहेंगे तो आप विद्वान बन सकते हो। एंड मेथड्स टू स्टे हेल्दी, ड्रिंक सफिशिएंट वाटर। बट सम किडनी पेशेंट हैं, उनको डॉक्टर आचार्य साहब बोलते हैं कि आपको इतने पानी अलाउड है, तो डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी है। स्लीप अर्ली एंड वेकअप अर्ली, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी एंड वेल्दी। अबंडन अनहेल्दी हैबिट्स, सर ने बताया, पाटिल सर ने। लाफ एंड स्माइल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे चेहरे इतने सीरियस बना देते पेशेंट आने के बाद में कि हमको भी लगता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है। वो बोलते आप पहचानो हमको क्या प्रॉब्लम है। मेरे पास एक पेशेंट आया, वो डॉक्टर साहब आपकी फ़ी कितनी है? 500 रुपये, आप ले लो, 1000 रुपये ले लो, लेकिन मेरी बीमारी बताइए क्या है। मैंने टॉप टू बॉटम एग्जामिन किया, रिफ्लेक्सेस लिया, सब ECG, TMT, एवरीथिंग मेरे पास जितना था। और फिर बाहर आके बोलता मुझे क्या बीमारी है? बोला बीमारी तो कुछ भी नहीं मिली, तो आप काहे के डॉक्टर हो? तो मैं MD तो मिला है, उन्होंने भी नहीं पूछा, लेकिन आप काहे के डॉक्टर हो? मतलब आप मेरे पास जो आए, तो मैंने तो आपको सिम्टम बताया नहीं क्या है, तो आप बताइए मुझे क्या हुआ। तो वो बताता है कि मुझे ब्रह्मांड में दर्द है। अब ब्रह्मांड कोई पार्ट है नहीं अपने पास बॉडी का। फिर मैं बोला आप ही बताइए ब्रह्मांड का मतलब क्या है। मैं फिर से गया उसको, बोला ब्रह्मांड मतलब कोई टेस्टिस वगैरह हो सकती है उसके लैंग्वेज में। एग्जामिन किया उसको अच्छे से सीरियसली, कि उसको कोई ट्यूमर होगा, टेस्टिकुलर ट्यूमर या कुछ हाइड्रोसिल या हर्निया। फिर बाहर आया, फिर बोले डॉक्टर साहब आपको क्या समझा? बोला इसमें तो नॉर्मल है, हर्निया नहीं, हाइड्रोसिल नहीं, कुछ भी नहीं है। ब्रह्मांड का मतलब होता है बोले सर, और मेरे को सर में दर्द है। तो पेशेंट कौन से यूज़ करेंगे ये आपको पता नहीं चलता। गैस की बीमारी है, उसको गैसिडिटी बोलते लोग। गैस एंड एसिड, दे हैव कंबाइंड गैसिडिटी। फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होता है। बैलेंस डाइट, जैसे बैंक बैलेंस बताया हमने, तो डाइट भी बैलेंस होना चाहिए। ब्रेड या चपाती, सीरियल्स कितना 30%, वेजिटेबल 25%, फ्रूट 20%, मीट, रेड मीट अवॉइड करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। फिश कंजम्पशन अच्छा होता है। देन मिल्क, सर ने बताया, मैं हमेशा पेशेंट को बताता हूँ कि बोले दूध लेना चाहिए क्या? बोला आपको दांत है, दांत का उपयोग करिए, चबा के खाइए। और मिल्क इज़ फॉर चिल्ड्रेन एंड ओल्ड एज पीपल। सर ने बताया मिल्क के भी साइड इफेक्ट्स है बहुत सारे। देन नेचुरल एनवायरनमेंट जरूरी होता है। जैसे हम लोग जंगल है, सर को बता रहा था कि पेंच में या इसमें हम जो जाते हैं टाइगर देखने के लिए, मुंबई के लोगों का बड़ा अट्रैक्शन है ताड़ोबा और गए का। तो नेचुरल एनवायरनमेंट, यदि शेर वहाँ रहेगा तो वो भूखा नहीं मरेगा, उसको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो हमारा भी ऐसा नेचुरल एनवायरनमेंट होना चाहिए कि हमको सब ग्रीन, हरा भरा सब मिलना चाहिए। स्वास्थ्य और अनमोल विचार, जो मनुष्य स्वास्थ्य का खुद ही लेखक होता है। और इंसान को कभी भी अपनी चीज़ को बड़ा चढ़ा कर नहीं बताना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट बीमारियाँ बड़ा चढ़ा कर बताएंगे या ओवर कॉन्फिडेंस बताएंगे, मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, मुझे हार्ट अटैक आ ही नहीं सकता है, और 8 दिन के बाद वही हार्ट अटैक से आता है। एरोगेंस, वो भी नहीं होना चाहिए। एरोगेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइजन्स। एंड इग्नोरेंस, जिसको अविद्या कहा गया है। अविद्या ही सब, यदि आपके पास विद्या नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। लेजीनेस इज ऑल्सो बैड। एंड इम्पॉर्टेंट है कि घर का खाना खाने का
और अच्छा रहना चाहिए। और बाहर का जो खाना होता है वो सब बीमारियां जो है, कितने लोगों के हाथ लगते हैं उसमें, बहुत बार हम ब्रेड वगैरह देखते हैं कारखाना में, मक्खियाँ या बहुत सारे होते हैं। स्वास्थ्य सब बेस्ट इज युअर हेल्थ. आपल्या चांगल्या आरोग्याची समोरच्या व्यक्तीवर चांगली छाप पडते आणि त्यामुळे आपल्या आहार विहाराने स्वतःला नेहमी ताजेतवाने ठेवायला पाहिजे. आणि माणूस आरोग्याची हानी करून पैसा कमावतो आणि पुढे कमावलेला पैसा हॉस्पिटल्स आणि डॉक्टर्स यांच्यावर खर्च करतो. म्हणून निरोगी शरीर हाच खरा दागिना आहे. स्त्रियांना ऑर्नामेंट खूप आवडतात, पण शरीर जर चांगलं असेल तरच त्या दागिन्याला किंमत आहे. हल्का खाओ, हल्के रहो. बहुत सारे पेशेंट को कन्फ्यूजन रहता है क्या खाना, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप चिलीज़ जो है, मिर्ची, नागपुर में सावजी बहुत फेमस है सर, यहाँ पे इतना चिलीज़ रहता है उसमें, और मसाला, उसके बाद में सब पाइल्स की बीमारी, बाद में कैंसर, बाद में सब होता है. तो फूड टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर लाइक गार्लिक, लेमन, ये सबको मालूम है. हमारी रिवीजन होता है, बहुत बार हमने आपको सिखाया गया है. और पपई, अभी डेंगू का चल रहा था सीज़न, एक पेशेंट एडमिट था, उसने पपई के इतने पत्ते लेके आए बाजू में. मैं बोला ये क्या बकरी है कि गाय है, इसको क्या खिला रहे हैं आप? तो नहीं, बोले इसको जूस बना के इसको पिलाऊंगा, प्लेटलेट कम थे. बोले इससे कुछ नहीं होने वाला. हाँ, तो ये सब, और उसमें कितने कीटाणु, क्या होगा सर, स्टरिलायझेशन नाही, कुछ है ना. लोगों में जो मिथ्स है ये दूर होना बहुत जरुरी आहे. घरगुती अन्न, निरोगी आणि संतुलित आहाराचे फायदे, एनर्जी मिळण्यासाठी फळं आणि भाज्या जास्तीच खायला. आणि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, स्लीप वेल, वॉक रेगुलरली, सर ने बताया. हैव अ गुड ब्रेकफास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है. ईट द फूड विच कंटेन मेडिसिन. बुद्धा ने कहा है कि जो मेडिसिन फ्रूट्स में है वो आप खाइए. ईट द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. फॉलो फूड पिरामिड. नेवर स्लीप इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग. ईट एट होम. ईट फॉर लिविंग, नॉट फॉर ईटिंग. बहुत सारे लोग खाने के लिए जीते हैं. ईट स्लोली. ऑर्गेनाइज योर लाइफ. बी हम्बल. स्पेंड ट्रू क्वालिटी टाइम एट होम. फैमिली के साथ में रहना, फैमिली, बच्चे सब. ओपन योर ईयर्स एंड लिसन केयरफुली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डोंट टेक टू मच लोन्स लेना, ये भी बहुत सारा टेंशन, स्ट्रेस, और फिर उसके लिए रिपेमेंट करने के लिए बहुत सारे गलत काम करना, ये भी गलत है. एंगर इज पॉइजन. एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट है, समाज में रहना है तो बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपा है, ये इंपॉर्टेंट है. लव ग्रीन, हेट वाइट. जो सफ़ेद चीज़ें हैं जैसे शक्कर है या सॉल्ट है, इनको अवॉइड करना चाहिए. एंड योर बास्केट एंड फ्रूट शुड बी ग्रीन. ट्रस्ट समवन इन योर लाइफ. रीडिस्कवर योर सेल्फ. खुद को डिस्कवरी करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरा पृथ्वी में क्या रोल है, समाज के लिए क्या है, मेरे लिए क्या है, फैमिली के लिए क्या है, फ्रेंड्स के लिए क्या है. वी हैव टू लिव फॉर अदर्स. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी. काफ़ी कुछ बातें तो कवर हो चुकी हैं इसमें, और थोड़ा समय भी ज़्यादा हुआ है, तो मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा कि हार्ट डिजीज़ को हम कैसे हार्ट डिजीज़ से बच सकते हैं. इंडिया के अंदर हार्ट डिजीज़ का ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए है कि हम लोग आनुवांशिक तौर पे बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ के मुकाबले ज़्यादा प्रोन है, मतलब हमें हार्ट डिजीज़ होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि हमारी जो दिल की नसें होती हैं वो एवरेज साइज़ उनका वेस्टर्न कंट्री में जो लोग रहते हैं उनसे कम होती है. और हमारे जो लाइफस्टाइल है और जो चीज़ें हैं, आनुवांशिक तौर पे भी हम लोग प्रेडिस्पोज हैं, मतलब हमारे अंदर ज़्यादा चांसेस हैं. हम भारतीयों में 10 साल पहले वेस्टर्न कंट्रीज से हार्ट डिजीज़ होता है. हमारी जो एवरेज एज है जिसमें हार्ट डिजीज़ का पता चलता है वो 45 से 50 साल है, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो 55 से 60 साल है. तो हमको, भले ही हमको लगता है कि हमारा जो सोसाइटी है, जो हमारा देश है, इसमें गरीबी है या खाने पीने का इतना वो नहीं है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का इतना इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन तो भी हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जो मृत्यु का कारण बनती है चीज़, वो है हार्ट डिजीज़. 33% जो डेथ होती है दुनिया भर में, और भारत में वो हार्ट डिजीज़ से होती है. इसलिए इसको हमको, और ये टोटली प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, ये चीज़ आपके हाथ में है कि आप इसको अपने जीवन में आने देते हैं, अपने शरीर में आने देते हैं. तो आज हमको यही देखना है कि हम इसको कैसे अपने शरीर में और अपने जीवन में आने से रोकें इस बीमारी को. और ये प्रिवेंटेबल टाइप ऑफ डिजीज़ है. कई लोगों का तो आनुवांशिक इसमें रहता है, लेकिन मेजॉरिटी लोग अपने ही हाथ से अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं और इस डिजीज़ को अपने अंदर आने देते हैं. बेसिकली हार्ट और जो नसें उससे कनेक्टेड होती हैं, वो उसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बोलते हैं. तो बेसिकली जो बीमारियां होती हैं इससे जो रिलेटेड, उसको कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस बोलते हैं. और ये हमारे एक सोच है कि ये जो हार्ट की बीमारी है ये बुढ़ापे की या एडवांस एज की बीमारी है, लेकिन अभी जो नई साइंटिफिक एविडेंस मिल रहा है उसमें ये पता चलता है कि बच्चों के यंग एज से, मतलब सेकंड डिकेड से, ये दिल के अंदर
नसों में कोलेस्ट्रॉल का जमना शुरू हो जाता है। तो हमारी ये सोच कि बचपन में और इसमें हम लोग जो चाहे खा पी सकते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल नहीं भी फॉलो किया जवानी में तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये बातें गलत प्रूव हो चुकी हैं। अभी ये साइंटिफिक इसका पता चल चुका है कि आपकी दिल की नसों में जो ब्लॉकेजेस आते हैं, जो परेशानियां आती हैं 45-50 साल की उम्र में, वो चीज़ जवानी से शुरू हो जाती है। और अगर आपने उस एज में अपने आप को ठीक से नहीं रखा, या हमारे बच्चे अगर मोटे हैं या बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो हम उनके अंदर हार्ट डिजीज़ को पैदा कर रहे हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने बच्चों को भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल, जो हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए वो बच्चों का भी होना चाहिए। ये नहीं सोचे कि बच्चे जो चाहे बाहर का जंक फूड खा सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल वाले खाने, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स ये सब पी सकते हैं। ये बात सोचने की नहीं, गलत है, क्योंकि आप बचपन से ही बच्चों की नसों में जहर डाल रहे हैं बेसिकली। तो ये जो नसें होती हैं, इसमें जो कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट होता है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और जब ये 90% को क्रॉस कर जाता है तो इससे सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसको एंजाइना बोलते हैं। और उसके बाद में जब ये प्लाक जो होता है ये जब फट जाता है तो इसको अनस्टेबल सिंड्रोम बोलते हैं। तो इसकी वजह से फिर हार्ट अटैक आते हैं, दिल की नस में रक्त का प्रवाह बंद हो जाता है और बड़ा हार्ट अटैक आ जाता है। और ये जो बीमारी है एथेरोस्क्लेरोसिस जिसको बोलते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल नसों में जमने की जो बीमारी है, इसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में। लेकिन ये जो बीमारी है ये सिर्फ हार्ट को ही नुकसान नहीं पहुंचाती है। हम डॉक्टर्स की तरह जब देखते हैं तो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं हार्ट के, उनके ब्रेन की नसों में भी कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट होता है, उनकी किडनीज में भी होता है, उनके पैरों की नसों में भी होता है। तो ये एक सिस्टमिक डिजीज़ है, मतलब एक शरीर के सिर्फ एक हिस्से को अफेक्ट नहीं करती है, पूरे शरीर को इफेक्ट करती है। इसलिए आवश्यक है कि हम इसको एक सिस्टमिक डिजीज़ की तरह देखें, सिर्फ एक ऐसा ना समझें कि सिर्फ हार्ट को ही बीमार करती है। इसकी बीमारी के सिम्टम्स क्या हैं? मोस्टली जो गलत बातें जो सोसाइटी में प्रचलित है कि ये सिर्फ लेफ्ट साइड में ही होता है। कई बार पेशेंट आते हैं, बोलते हैं हमारे सीधे हाथ में दर्द हो रहा है। कई बार पेशेंट बोलते हैं कि हमारे गले में दर्द हो रहा है, ये हार्ट का प्रॉब्लम कैसे हो सकता है? यकीन नहीं करते हम उनको बोलते हैं कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, वो यकीन नहीं करते, क्योंकि उन्होंने पिक्चरों में देखा रहता है कि हीरो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रख के वो करता है। लेकिन जो हृदय का दर्द है वो मुंह से लेके अम्बिलिकस, जो पेट की सूंडी होती है, इस तक के बीच में कहीं पे भी हो सकता है। और बहुत अलग अलग तरह के प्रेजेंटेशन होते हैं। मेरे पास एक पेशेंट आया जिसको गले के जो डॉक्टर उन्होंने भेजा कि जब भी वो चलता था उसको गले में दर्द होता था। तो उसको लगा कि कुछ गले का प्रॉब्लम है, गले के डॉक्टर के पास गया, उसने पूरा एग्जामिन किया, उसने बोला कि हमारा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो एक बार हार्ट के डॉक्टर को चेक कराइए। तो पता चला कि उसको हार्ट अटैक चल रहा था। तो अल्टीमेटली ये जो बीमारी है, इसका जो दर्द होने का जो साइट है वो कहीं भी हो सकता है। इस बात से हमको अवगत रहना चाहिए कि इसका दर्द कहीं भी हो सकता है। सेकेंडली, इसका सबसे जो हार्ट की प्रॉब्लम का जो दर्द होता है उसकी एक खासियत ये होती है कि जब भी आप चलेंगे या फिर आप एक्सर्शन करेंगे तो वो बढ़ता है। और उस दर्द का कैरेक्टरिस्टिक ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि आपके वजन किसी ने रख दिया है। कई लोग बोलते हैं कि सर डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है किसी ने सुइयां चुभाई है हमको। तो सुइयां चुभाने जैसा दर्द हार्ट का नहीं होता। हार्ट का दर्द टिपिकल चेस्ट पेन जिसको बोला जाता है, वो ऐसा होता है कि जैसे किसी ने सीने पे वजन रखा हुआ है, या फिर ऐसा कोई अंदर से हृदय को भींच रहा है और चलने पे वो बढ़ जाता है। कम से कम 2 मिनट से 30 मिनट तक रहता है। साथ में उसको पसीना, सांस फूलना। तो अगर ये सिम्टम्स हैं तो वो हार्ट का दर्द है। लेकिन कोई भी दर्द को किसी भी एज ग्रुप में इग्नोर नहीं करना चाहिए, और एक बार एक डॉक्टर की ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सबसे कॉमन सिम्टम हार्ट की बीमारी का हृदय में दर्द होना ही होता है। फिर लोग पूछते हैं कि भाई ये हमको हुआ क्यों, ये मुझे ही दिल की बीमारी क्यों हुई? मेरे पिताजी तो 60-70 साल के, उनको कभी हार्ट का प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैं 25 साल का हूँ, मुझे हार्ट अटैक आ गया। तो इसमें बहुत सारे कारण होते हैं, मल्टीफैक्टोरियल होता है। कई बार आनुवांशिक रहता है, आपके माँ बाप का जो लाइफस्टाइल था वो भले ही बहुत अच्छा रहा, उस ज़माने में इतना वेस्टर्न जो लाइफस्टाइल था वो नहीं था, वो मेहनत करते थे, उनको शुगर नहीं था, उनको बीपी नहीं था। लेकिन आजकल की जनरेशन्स में वो सारे के सारे जो रिस्क फैक्टर्स घुस गए हैं, इसलिए वो यंग एज में उन लोगों को हार्ट अटैक आता है। तो आनुवांशिक हो सकता है, या फिर कोई जो बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इनकी वजह से हो सकता है। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, और ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे माता पिताजी को हार्ट का अटैक आया नहीं या प्रॉब्लम नहीं हुई तो मुझे भी कभी हार्ट का अटैक नहीं आ सकता है। बहुत सारे कारणों की वजह से हार्ट अटैक आता है, और हो सकता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनमें वो रिस्क फैक्टर्स ना हो। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये हो रहा है कि जो हमारा लाइफस्टाइल है वो बहुत रैपिडली चेंज हुआ है इंडिया में। आप देखिए कि जो चीज़ें जनरेशनल चेंजेस जिसको बोलते हैं वो करीबन एवरेज 20 से 30 साल में होती थी,
आप देखिए कि जो घर बनते थे वो 20-30 साल तक वैसे ही पैटर्न पे बनते थे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि एक्सेलरेट हो रहा है चेंजेस का जो दौर है। हमारे लाइफस्टाइल जो 2000 में थे 2010 में चेंज हो गए, 2010 से 2020 में चेंज हो गए, और बहुत फास्ट सोसाइटी चेंज होती जा रही है। और जो अच्छी चीज़ें थी हमारी वो हम छोड़ रहे हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो बेकार चीज़ें थी और वो लोग जो छोड़ते जा रहे हैं वो हम लोग चीज़ें वो अपनाते जा रहे हैं। मैं जब यूएस में गया तो मुझे लगा कि यहाँ के लोग बड़े वेस्टर्नाइज बोलते हैं, यहाँ पे इंडिया में हमारा सोच ऐसी होती है कि वेस्टर्नाइज और ये, तो वहाँ पे मैंने देखा 9 बजे के बाद किसी की लाइट नहीं जल रही थी उस मोहल्ले में, न्यू जर्सी में। तो मैंने पूछा कि ये कौन सा इलाका है, तो वो बोले कि ये सारे के सारे जो है ये गोरे हैं और इनके यहाँ पे 9 बजे सो जाते हैं, कोई टीवी नहीं देखता, कुछ नहीं करता, सवेरे 5 बजे उठते हैं, 5 बजे वो सब के सब आपको रोड पे दिखेंगे एक्सरसाइज करते हुए। वहाँ पे हार्ट डिजीज के इंसिडेंट्स कम होने शुरू हो गए, लाइफस्टाइल उन लोगों ने चेंज करके, जो हमारा भारतीय लाइफस्टाइल था। अभी आप गाँव में जाइए अभी भी तो आप देखिए 9-10 बजे के बाद आपको कोई जागता नहीं मिलता, सब लोग सो जाएंगे और फिर सवेरे को सब पूरा गांव उठ जाता है, अपना एक्सरसाइज करता है, बाहर निकल जाते हैं। वैसा वहाँ पे अभी वो लोग फॉलो करते जा रहे हैं, और हम लोग ऐसे होते जा रहे हैं कि हमारा सोने का समय बढ़ता जा रहा है, सवेरे को एक्सरसाइज नहीं करते हैं, रात को लेट नाइट सोते हैं। तो ये सारे लाइफस्टाइल जो है हम लोगों ने गलत उनसे अपना लिए, और वो लोग वापस अपने वो लाइफस्टाइल पे जा रहे हैं जो कि अच्छे लाइफस्टाइल माने जाते हैं। अभी जो सबसे बड़ा कारण है वो है कोलेस्ट्रॉल। ज़्यादातर जो कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे खाने में वो खाने से और हमारे शरीर में दोनों तरफ से आता है। कई लोग बोलते हैं कि हम लोग तो उबला हुआ खाना खाते हैं तब भी हमारा कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ा हुआ क्यों रहता है। तो 65% जो कोलेस्ट्रॉल है वो बॉडी में बनता है, और 35% जो हम खाना खाते हैं उससे आता है। कई बार ऐसा होता है कि आप कितना भी अच्छा खाना खाइए लेकिन आपका कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होता है, इसलिए समय पे जांच करा के उसको कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयों के बिना वो कोलेस्ट्रॉल कम नहीं हो सकता है। कई लोगों का आनुवांशिक रहता है, कई लोगों के बॉडी में लीवर में ज़्यादा सिंथेसिस होता है, इसलिए समय पे कोलेस्ट्रॉल की जांच कराएं, अपने लिपिड प्रोफाइल करा के अपने डॉक्टर्स को दिखाएं, और जहाँ तक हो सके उसको कंट्रोल में रखें। अभी सबसे बड़ा जो कारण है, डॉक्टर साहब ने भी, देसाई साहब ने भी बताया मॉर्निंग के लेक्चर्स में कि 70 के नीचे अगर रिस्क फैक्टर्स हैं, आपको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, या कोई भी एक ऐसी बीमारी है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल का जो नॉर्मल टारगेट आपको रिपोर्ट में दिखता है 120, आप लोगों ने कराया होगा लिपिड प्रोफाइल, तो 120 नहीं है एलडीएल आपके लिए एलडीएल करके जो उसमें एक पैरामीटर होता है वो 70 के नीचे आ जाता है। अभी ये सब पता चला है कि मतलब उसकी जो रिसर्चेज आ रही हैं यंग लोगों में, उन्होंने अंदर नसों में जाके चेक किया यंग लोगों के जिनको कोई बीमारी नहीं थी, तो उन्होंने देखा कि जिनका 100 के ऊपर कोलेस्ट्रॉल रहता है उनके दिल में कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है यंग एज से। तो अभी ये जो टारगेट्स हैं वो रिवाइज हो रहे हैं कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है 70 के नीचे रहना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है डाइट और एक्सरसाइज से, तो आपको उसके लिए टैबलेट शुरू करनी चाहिए, अपने डॉक्टर से उसके लिए बात करनी चाहिए। तो सबसे बड़ा कारण जो है हार्ट डिजीज का वो कोलेस्ट्रॉल है। फिर इसमें अच्छा कोलेस्ट्रॉल और बुरा कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीज़ें आप लोग के सोचने की या रिड्यूस करने की नहीं है, लेकिन जनरली बोला जाता है कि एक्सरसाइज से एचडीएल बढ़ता है और अल्कोहल से थोड़ा सा एचडीएल बढ़ता है, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। और हमको पता ही है जो एलडीएल होता है वो उसका जो कारण है वो खाना सही से नहीं खाना, तेल के पदार्थ खाना, डाइट के रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो नहीं करना, एनिमल मीट खाना, रेड मीट जो होता है, तो ये सब चीज़ों की वजह से ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो है फिजिकल इनएक्टिविटी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये कि जैसे डॉक्टर साहब ने ही बताया कि कम से कम हमको कुछ टारगेट एक्टिविटी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप 10,000 स्टेप ही चलें, आप कुछ और करें कि मेरे 40 मिनट, अभी जो साइंस बोलती है उसके हिसाब से 40 मिनट की फिजिकल एक्सरसाइज आपको डेली करनी चाहिए। आपको अपने शरीर के लिए 40 मिनट निकालने हैं। अगर आप हेल्थ इज़ वेल्थ जो बोल रहे हैं, जैसे आप पूरा दिन पैसा कमाने के लिए लगाते हैं, तो सबसे बड़ी जो आपकी पूंजी है हेल्थ, उसके लिए एटलीस्ट आपको 40 मिनट से 1 घंटा डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी कर सकते हैं। जितना आप एक्सरसाइज करेंगे, ये प्रूव हो चुका है कि जो जितना एक्सरसाइज करता है उसके बॉडी में उतने बेनिफिशियल चीज़ें होती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक साइंस समझा नहीं है, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। इवन कैंसर तक की जो बीमारियां हैं वो फिजिकल एक्सरसाइज से, अभी बोला जाता है कि फिजिकली एक्टिव रहने से कम होती हैं। दूसरा है सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट आप सबको पता है, हम सबको पता है, रिपीटेडली पब्लिक फोरम्स में डिस्कस होता है कि सिगरेट जो है बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। और जो लोग भी सिगरेट पीते हैं वो बेसिकली सिगरेट उनको पी रही होती है, वो सिगरेट को नहीं पी रहे होते हैं, ये समझ के सिगरेट को पीना चाहिए। तो सिगरेट स्मोकिंग जो है वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। और अल्कोहल का तो बहुत अच्छा डिस्कशन हो गया है तो जो पीते हैं वो उसको कम करें, और जो नहीं पीते उसको शुरुआत ना करें। ये बेसिक प्रिंसिपल है, जहाँ तक हो सके ये अच्छी चीज़ों के अंदर इसका शुमार नहीं होता, इसको बिल्कुल लेना रिकमेंडेड नहीं है। इसके बहुत सारे, कई लोग बोलते नहीं वो बेनिफिशियल मतलब जो अमाउंट कम करना,
उसको उसके कम अमाउंट को लेना। थोड़ी स्टडीज हैं रेड वाइन में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक स्पेसिफिक तरीके की वाइन है जिसमें एक प्रॉपर एक कंपाउंड होता है, उसका नाम भूल गया मैं। हाँ हाँ, तो उसकी स्टडीज हैं, लेकिन वो कंफर्मेटरी बड़ी स्टडीज नहीं है। लेकिन वो रेड वाइन के बारे में है, अगर पीना भी है तो आप एफर्ट कर सकते हैं तो रेड वाइन पीजिए। दूसरा डायबिटीज जो है वो एक एपिडेमिक की तरह इंडिया में फैल रहा है। अभी आप देखिए कि हर आपको यंग एज में मिल रहा है, ओल्ड एज में मिल रहा है, और जिसको देखिए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। डायबिटीज़ का इंसिडेंस इंडिया में अराउंड 30% के आसपास अप्रोच हो रहा है, और ये इंडिया जो है डायबिटीज़ की कैपिटल बनता जा रहा है दुनिया में। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे जो ज़्यादातर खाने हैं वो कार्बोहाइड्रेट रिच हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी और लाइफस्टाइल के हमारे प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर हम 3 चीज़ों पे काम करें तो डायबिटीज़ प्रिवेंटेबल टाइप ऑफ डिजीज़ है। अभी भी ऐसा है कि कुछ डायबिटीज़ जिनको हो गया है रिसेंट, वो लोग 4-5 साल तक अगर आप डाइट और एक्सरसाइज से ही डायबिटीज़ को कंट्रोल करके रिवर्स कर सकते हैं। तो रिवर्स करना भी पॉसिबल है डायबिटीज़ को, अगर आप रिसेंट ऑनसेट आपका डायबिटीज़ है। तो इसलिए डायबिटीज़ को कंट्रोल करना, और डायबिटीज़ जो है सिस्टेमिक डिजीज़ है, आपके बॉडी के हर ऑर्गन पे इफेक्ट डालती है। इसलिए डायबिटीज़ को नहीं होने देना पहला स्टेप है। अगर हो गया है तो उसको कंट्रोल में रखना बहुत आवश्यक है। जो एक पैरामीटर होता है HbA1c, वो आप अपने डॉक्टर से करवाइए, और हर हमेशा उसको 6.4 से 7 के बीच में रखने की कोशिश करिए, जो कि अच्छा कंट्रोल माना जाता है। तो डायबिटीज़ का कंट्रोल आपका मेजॉरिटी जो आपका डायबिटीज़ से कॉम्प्लिकेशन होंगे मैक्रोवास्कुलर और माइक्रोवास्कुलर, वो जब 7 के ऊपर आपका HbA1c जाएगा तो शुरू हो जाते हैं। इसलिए उसके लिए बहुत पर्टिकुलरली हर 3 महीने में अपने शुगर का वो टेस्ट कराइए, और उसको डॉक्टर को दिखा के दवाइयाँ एडजस्ट करते रहिए। कार्बोहाइड्रेट, और मैं तो हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि डायबिटीज़ का जो इलाज है वो 50% डाइट और एक्सरसाइज है, 50% मेडिसिन हैं। आप कितनी मेडिसिन खा लीजिए, आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आपका डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होगा। तो डाइट एंड एक्सरसाइज पे बहुत स्ट्रेस करना आवश्यक होता है जो डायबिटिक पेशेंट है, और अपने डॉक्टर का रेगुलर फॉलोअप करना बहुत आवश्यक होता है। और जितने रिस्क फैक्टर्स ऐड होते जाते हैं उतना आपका जो है उतनी परेशानियां बढ़ती जाती हैं। जैसे किसी डायबिटीज से, जिसको डायबिटीज़ है, उसको 10 से 15 साल में कोई प्रॉब्लम आएंगे। अगर उसको हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीज़ें ऐड हो जाए, मल्टी फैक्टोरियल अगर उसके अंदर डिजीज़ का वो हो जाए, तो वो डिजीज़ बहुत जल्दी आता है पेशेंट्स में। इसलिए आपका मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं आपके अंदर, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, वेट ज़्यादा है, तो आपके अंदर हार्ट के प्रॉब्लम्स या फिर और प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स अपने अंदर ना आने दें, और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें अगर आ गए हैं तो। खाने पीने के बारे में बेसिक प्रिंसिपल्स पे ज़्यादा बात करनी चाहिए। डाइट चार्ट जो है, मैंने देखा है कि जो डाइटिशियन देते भी हैं वो उतना फॉलो कर पाना, उतना नाप के बनाना वो पॉसिबल नहीं होता है। मोटी मोटी बातें मैं आपको बताना चाहूँगा उसमें, कि जितना हो सके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अपने खाने में खाइए, और जितना हो सके ग्रेन प्रोडक्ट्स लीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स को कट करिए डाइट में। कार्बोहाइड्रेट जो हैं, जैसे गेहूँ हो गया, मैदा हो गया, बेकरी के प्रोडक्ट्स हो गए, ये बहुत ही रिच कार्बोहाइड्रेट फूड होते हैं, और इनसे सिवाय वेट बढ़ने के, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के और आपका डायबिटीज़ कंट्रोल लॉस होने के, इसके अलावा कोई फ़ायदे नहीं होते हैं। जहाँ तक हो सके मॉर्निंग में आप स्प्राउट्स लीजिए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग्स लीजिए, और जितना हो सके प्रोटीन की तरफ अपनी डाइट को शिफ्ट करिए अगर आपकी किडनी के फंक्शन नॉर्मल है तो। और जहाँ तक हो सके कार्बोहाइड्रेट्स को कट करिए, ताकि आपका वेट भी ना बढ़े और आपके कोलेस्ट्रॉल और शुगर अनकंट्रोल ना हो। और दूसरा, जो रेड मीट है उसको टोटली अवॉइड करने की कोशिश करें। और ऐसा नहीं होता कि आपने कभी खा लिया तो वो जहर है कि आपको कुछ हो जाएगा। कभी कभार इफ़ यू वांट सोशल ओकेजन्स पे ले सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स रेड मीट को अवॉइड करिए। चिकन, फिश आर वाइट प्रोटीन, तो नॉन वेजिटेरियन फूड में आप चिकन और फिश ले सकते हैं। और जहाँ तक हो सके काबुली चना हो गया और पनीर हो गया, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं प्रोटीन बेस्ड होती हैं, तो इनको अपने डाइट में बढ़ाएं। और जहाँ तक हो सके रोटियां भी लेनी है तो मिक्स ग्रेन की रोटियां लें, ज्वार, बाजरा, गेहूं को मिक्स करके रोटी बनाएं। ये सब चीज़ों को करें अपनी डाइट में, और उसको जो भी आटा, मैदा है, इन सबको कम करें। दूसरा, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है। एक गिलास में कम से कम 10 to 15 चम्मच के बराबर शुगर एक कोल्ड ड्रिंक के गिलास में होती है। तो इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करें, स्वीट चीज़ों को अवॉइड करें। कभी कभार सोशल ओकेजन्स के लिए ले लिया तो ठीक है, अदरवाइज इन सबको अवॉइड करना चाहिए।
दूसरे कुकिंग ऑयल के बारे में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे अच्छा अगर आप बोलेंगे तो ऑलिव ऑयल है। अगर एक ऑयल आपको यूज़ करना है तो ऑलिव ऑयल इज़ द बेस्ट ऑयल। अदरवाइज अवॉइड कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल बिल्कुल भी कभी यूज़ नहीं करना चाहिए खाने पीने में और किसी चीज़ों में भी। सबसे ख़राब ऑयल जो होता है वो कोकोनट ऑयल होता है। और जितना हो सके डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ऑयल्स हैं उनको चेंज करते रहें। जितने मार्केटिंग गिमिक्स होते हैं या आपको ऐड देखने के लिए मिलते हैं, सफोला ये आप डिफरेंट डिफरेंट ऑयल्स को चेंज करते जाइए ताकि मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड, ये सारे के सारे डिफरेंट ऑयल्स जो हैं, पूफा मूफा जो ऑयल्स होते हैं वो आपके चेंज होने की वजह से एक ऑयल की डेफिशिएंसी दूसरे ऑयल उसको पूरा करेगा। तो हर 3 से 4 महीने में अपना तेल बदलते रहिए बेसिकली। और कोकोनट ऑयल को अवॉइड करिए। और अगर एक ही ऑयल यूज़ करना है तो ऑलिव ऑयल जो जैतून का तेल होता है, दैट इज़ द बेस्ट कार्डियोवास्कुलर ऑयल। दूसरा एक्सरसाइज है। मैंने बताया 40 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज हैज़ बीन शोन कि मतलब 40 मिनट अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके हार्ट डिजीज के इंसिडेंट्स कम होने शुरू हो जाते हैं। तो ये लोअर लिमिट है। आप ऊपर जाना चाहते हैं 40 मिनट से लेके 1 घंटा 2 घंटा तो वो भी जा सकते हैं, लेकिन ऑलवेज रिकमेंडेड फिजिकली एक्टिव रहिए। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो खड़े होकर काम करिए। फॉरेन कंट्री में अभी बैठने का कल्चर खत्म होता जा रहा है। दे रिमूव द सीट्स, वहाँ पे खड़े होकर लोग काम करते हैं। अभी घड़ियों में अलार्म आते हैं कि आप जैसे ही आप 10-15 मिनट बैठे हुए तो अलार्म आना शुरू होता है कि खड़े हो जाइए। आप दिन भर की अपनी एक्टिविटीज़ में भी बहुत सारी कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। और अगर आप ध्यान से वो करें तो जहाँ तक आपके वर्किंग एनवायरनमेंट है उसमें चेंजेस ला सकते हैं कि आप हर थोड़ी देर में आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी का पार्ट करते जाएं। उसमें कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आप ऑफिस में बैठ के अपनी चेयर पे भी कर सकते हैं। तो वो कंटिन्यूसली थ्रू आउट द डे, आप बोलते हैं मेरे को समय नहीं मिलता एक्सरसाइज के लिए, तो टोटली मिथ है। आप चाहे तो वर्क प्लेस में भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आजकल आप यूट्यूब पे जाके देखेंगे तो आपको डिफरेंट तरीके की छोटी छोटी एक्सरसाइजेस के आइडियाज़ मिल जाएंगे। आप चाहे तो अपने वर्क प्लेस में भी कर सकते हैं। तो फिजिकली इन एक्टिविटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। तीसरा, स्मोकिंग तो मैं डिस्कस कर चुका पूरा। ब्लड प्रेशर का कंट्रोल रखना, और ब्लड प्रेशर के लिए तो डॉक्टर देसाई ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया आपको कि किस तरह से सॉल्ट का रेस्ट्रिक्शन करना है, किस तरह से फिजिकली एक्टिव रहना है। तो ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए। डायबिटीज़ का मैंने आपको बताया। और अगर कभी आपको कुछ हार्ट के सिम्टम्स आए तो उसको इग्नोर मत करिए, छुपिए मत। उस पर कोई मतलब जितना जल्दी इलाज होता है हार्ट डिजीज़ में उतनी जल्दी उसका रिस्पॉन्स मिलता है, उतना आपके हार्ट को डैमेज कम होता है। इसलिए कभी भी हार्ट अटैक आए या आपको सिम्टम्स हो तो इवैल्यूएशन और चेकअप में कभी देर ना करें। 1 मिनट में 3 मिलियन सेल्स मरते हैं हार्ट अटैक में। अगर आपकी दिल की नस बंद है तो आप किसी से अगर डिस्कशन कर रहे हैं या आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं तो 3 मिलियन सेल्स आर डाइंग पर मिनट। इतनी इमरजेंसी की सिचुएशन होती है। तो अपने जो आसपास के लोग हैं या अपने साथ भी कभी ऐसा अगर हादसा होता है तो फ़ौरन मेडिकल केयर लें। हार्ट का जो है, हार्ट इज़ मतलब मसल, टाइम इज़ मसल बोला जाता है हार्ट अटैक के समय में, तो फ़ौरन उसका इलाज कराएं। थैंक यू वेरी मच। दोस्त एक साहिल है तूफानों के लिए, दोस्त एक साहिल है तूफानों के लिए, दोस्त एक आईना है अरमानों के लिए, दोस्त एक महफिल है अनजानों के लिए, और दोस्ती एक ख्वाहिश है आप जैसे दोस्तों के लिए। नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ जो कि अभी काफ़ी कॉमन होते जा रहा है। अभी आप लोगों ने जो सुना डायबिटीज़ के बारे में, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, मोटापे के बारे में, स्मोकिंग के बारे में, तम्बाकू के बारे में, इन सब का जो अल्टीमेट जो प्रॉब्लम बनता है आगे जाकर, वह है किडनी की बीमारी। तो अगर आप वह सब चीज़ें पे ख्याल करें जो डॉक्टर देसाई ने कहा है, शंकर ने कहा है, कासिफ साहब ने कहा है, तो फिर आप किडनी की बीमारी से बच सकते। लेकिन आज मैं आपको थोड़ा पहले किडनी क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, उसके बारे में बता दूं। किडनी 2 होती हैं और कोई 1 लाख व्यक्ति में 1 किडनी भी होती है। इसका मतलब ये है कि 1 किडनी आपके जीवन को बराबर सही तरह से चलाने के लिए काफ़ी है। इसलिए आपने देखा होगा कि कई बार हम लोग अपना 1 किडनी दान करते हैं, तो आप पूछते हैं कि भाई 1 दान कर दिया तो जीवित तो रहूँगा? जीवित क्या, आप बिल्कुल अच्छे से जागेंगे। तो 1 किडनी अपनी ज़िंदगी को ठीक रखने के लिए काफ़ी है। दोनों किडनी से एक ट्यूब जो है वो पेशाब की थैली में जाती है, उसे कहते हैं ब्लैडर, और वहाँ से पेशाब जो है वह यूरेथ्रा के द्वारा बाहर में विसर्जित होती है। तो ये हो गया अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम।
और हर एक किडनी को एक आर्टरी है जो ब्लड सप्लाई करती है, एक वेन है जो ब्लड को वापस ले जाती है साफ किए हुए ब्लड को, और जो पेशाब बनता है वह यूरेटर से पेशाब की थैली में जाती है। किडनी का जो आकार है वह करीबन 4 सेंटीमीटर बाय 11 सेंटीमीटर ऐसा होता है। ये मुट्ठी के आकार का रहता है। एक मुट्ठी जो है उस तरह के दोनों तरफ रहते हैं अपने रीढ़ की हड्डी के बाजू में, और इसका वजन करीबन 150 ग्राम होता है एक एक किडनी का। और जो पेशाब जो ब्लैडर में आती है वह ब्लैडर में पेशाब आने के पश्चात यूरेथ्रा में जाती है, और मर्दों में एक ग्लैंड होता है, उसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। और जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे प्रोस्टेट ग्लैंड का जो साइज है वो बढ़ता जाता है, और वह पेशाब के धार को पतला करती जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ता है तो पेशाब का जो द्वार है वह सकड़ा होते जाता है और धार बारीक होती जाती है। तो जिनकी उम्र 55-60 हो गई है, उससे ज़्यादा होती है, वो कई बार बोलते हैं कि रात को बार बार पेशाब करना पड़ता है, जल्दी बार बार उठना पड़ता है, धार बारीक हो गई है, तो वह जो है वह प्रोस्टेट के कारण होता है। और यह जो पेशाब है, पेशाब करने की जो क्रिया है, उसका कंट्रोल रहता है ब्रेन में। तो आप देखते हैं कि बचपन में 6-7 महीने 1 साल के अंदर तक बच्चा कहीं पे भी पेशाब करता है, कपड़े में पेशाब करता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा डेवलप होता है वैसे वैसे ब्रेन का कंट्रोल आते जाता है पेशाब के थैली पे, और ब्रेन कहता है कि पेशाब करो तो पेशाब होती है, पेशाब रोको तो पेशाब। अब यह जो ब्रेन का जो फंक्शन है यह कुछ हद तक अडॉप्ट कर ली जाती है महिलाओं में। महिलाएं कई बार हर जगह पे बराबर, अनफॉर्चुनेटली हर जगह पे पेशाब घर नहीं होता है अच्छा, तब महिलाएं अपनी पेशाब रोक लेती हैं। कई बार हम लोग भी अपना पेशाब रोक लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो पेशाब की थैली है वह बड़ी बनती जाती है, रुकते 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 बाद में वह आगे चल के जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तब पेशाब से संबंधित प्रॉब्लम जो है वह महिलाओं में देखी जाती है। इसलिए बाय एंड लार्ज महिलाओं को चाहिए, हर एक को चाहिए कि पेशाब ना रोके, पेशाब लग रही है कर लीजिए। कभी यह मत सोचिए कि गलत जगह पे या गंदी जगह पे पेशाब करेंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इन्फेक्शन जो है वो गंदी जगह से वापस पेशाब की थैली में नहीं आ सकती, क्योंकि आप पेशाब कर रहे होते हैं तो अंदर से बाहर ही जाता है पेशाब, बाहर से अंदर इन्फेक्शन नहीं आ सकता। अब किडनी की कार्य क्या है? किडनी का काम है पेशाब बनाना और पेशाब में बदन के गंदगी को पेशाब में निकालना। तो किडनीज रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर बॉडी। इसके अलावा भी किडनी के कुछ फंक्शन है। उसमें एक प्रमुख कार्य है कि बदन में अगर ज़्यादा पानी है तो उसे निकालना, अगर बदन में पानी कम है तो पेशाब की मात्रा कम कर देना ताकि बदन में पानी बराबर रहे। दूसरा है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना। अगर किडनी में कोई खराबी हो तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो कोई भी व्यक्ति जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, चाहे वो यंग हो, चाहे मिडिल एजेड हो, चाहे एज ज़्यादा हो, बीपी ज़्यादा हो, तो समझ लेना कि किडनी की बीमारी हो सकती है। तो किडनी का ब्लड टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। फिर किडनी का एक और काम है हड्डियों को मजबूत करना। विटामिन डी नाम का जो एक विटामिन रहता है वह किडनी एक्टिवेट करती है, एक्टिव विटामिन D3 बनाती है। तो अगर मान लीजिए किडनी में खराबी हो तो हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, जल्दी फ्रैक्चर हो सकता है, बदन में दर्द हो सकता है। यह किडनी के बीमारी के लक्षण हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है किडनी का, वह है एक हार्मोन बनाना, उसे कहते हैं एरिथ्रोपोएटिन। तो अगर किडनी की खराबी हो तो एरिथ्रोपोएटिन कम हो जाता है और बदन में खून नहीं बनता। तो कोई भी व्यक्ति यंग हो या ओल्ड हो, अगर उसको खून की कमी है तो किडनी की जांच कर लेना चाहिए। तो मैंने 2-3 चीज़ें बताई आपको, एक तो हड्डियों में कमजोरी, दूसरा खून की कमी अगर है तो फिर अपना, या फिर अगर ब्लड प्रेशर है तो अपने किडनी की बीमारी की जांच जरूर कर लीजिए। तो अब मैं आपको कुछ किडनी के बीमारियों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। एक है यूरिन इन्फेक्शन। जब भी यूरिन इन्फेक्शन होता है तो कई बार यूरिन इन्फेक्शन किडनी तक पहुँचता है, उसे कहते हैं पाइलोनेफ्राइटिस।
तब अपने को बदन के इस भाग पे, लॉइन बोलते हैं इसको, यहाँ पे अपना जो रीढ़ की हड्डी, जो अपना जो पिंजरा है, उसके पिंजरे के नीचे, रिब केज के ठीक नीचे पिछले भाग में अपने को बहुत तेज दर्द होता है। उसे उस जगह पे अगर दर्द हो तो समझना कि किडनी की बीमारी के कारण हो सकता है। किडनी में इन्फेक्शन जो है वह किडनी तक पहुंच गया है, जिससे दर्द होता है। खास करके महिलाओं में अगर पेट के निचले भाग में दर्द हो और महिलाएं ऐसा पेट पे दबा के बैठी रहती हैं कि भाई बुखार आ रहा है, ठंडी लग के बुखार आ रहा है, पेशाब में जलन हो रही है, तो फिर वह यूरिन में इन्फेक्शन का एक कॉमन कारण है, कॉमन सिम्टम है। महिलाएं खास करके शादी के तुरंत बाद में जो पहले कुछ महीने जो यूरिन में इन्फेक्शन होता है, उससे पेशाब कई बार लाल होती है, बर्निंग होता है, बुखार आता है, और यह जो है इसे कहते हैं हनीमून सिस्टाइटिस, जो शादी के कुछ महीनों तक चलता रहता है बार बार इन्फेक्शन। वह इन्फेक्शन जो है वह महिलाओं में काफ़ी मिलता है, और अगर बराबर ट्रीटमेंट नहीं लिए तो यह इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच सकता है और वह डेंजरस होता है। बच्चों में खास करके जो फीमेल बच्चे हैं उनमें यूरिन इन्फेक्शन का चांस होता है, अगर बराबर ढंग से जो पेल्विस है, जो पेरिनियम है, उसे अगर बराबर साफ नहीं किया गया तो उनको बार बार इन्फेक्शन होता है। एक बार हम देखते हैं कि छोटी बच्ची है, बार बार बुखार आ रहा है, ट्रीटमेंट दिया फिर बुखार आया, फिर ट्रीटमेंट दिया फिर बुखार आ रहा है, तो उसका कारण ये है कि बराबर ढंग से सफाई नहीं करना। हमेशा जो पेरिनियम जो है उसकी सफाई जो है सामने से पीछे की तरफ होना चाहिए, न कि पीछे से सामने की तरफ। अगर पीछे से सामने की तरफ पेशाब के जगह का क्लीन करेंगे लैट्रिन के बाद, तो लैट्रिन में जो बैक्टीरिया रहते हैं वह पेशाब की थैली तक आने का चांस रहता है। यह बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अपने परिवार में तो बच्चियां रहती है, छोटी बच्चियां रहती हैं, तो उनका जो साफ सफाई है उसमें ख्याल रखना कि पीछे से सामने की तरफ सफाई नहीं करना चाहिए। और कॉमन जो सिम्टम रहता है यूरिन इन्फेक्शन का, वह ठंडी लग के बुखार आना, 2-3 कंबल ओढ़ दिए लेकिन बुखार चलता रहता है। कई बार पेशाब लाल होती है, और वह इसका मतलब यह है कि जो संक्रमण है वह पेशाब की थैली तक फैल गया है। और जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो बहुत सारे पस सेल दिखते हैं, बैक्टीरिया दिखते हैं, इस तरह के करोड़ों की मात्रा में बैक्टीरिया पेशाब की थैली में आते हैं और इन्फेक्शन फैल सकता है। और इसमें खास बात यह है कि इन बैक्टीरिया में इस तरह के आप धागे धागे रेशे दिख रहे हैं ना, ये जो बैक्टीरिया आंखों से नहीं दिखते, माइक्रोस्कोप में दिखते हैं, और ये रेशे जो हैं ये ब्लैडर में, पेशाब की थैली में जाके चिपक जाते हैं और निकलते नहीं। कुछ ट्रीटमेंट दिए, 1 हफ्ता कुछ दिन ठीक रहे, बाद में फिर से जो चिपके हुए हैं सेल्स वो प्रोलिफरेट होके फिर से इन्फेक्शन को बढ़ा देते हैं। अब जो दूसरी समस्या अपने इस स्थान पे है, विदर्भ में, राजस्थान में, पंजाब में, वह ये है कि यह जगह जो है गर्म जगह है, तो यहाँ पे पसीना ज़्यादा निकलता है। खेतों में काम करते हैं तो डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे कॉमन जो प्रॉब्लम है वो है किडनी स्टोन, और किडनी स्टोन से भी बहुत तेज़ दर्द होता है। और दर्द अगर अपने पेट के पिछले हिस्से से अगर दर्द चालू हो और सामने तक आए, पेशाब की थैली तक सामने तक आए, तो उसको यह समझ लेना कि उसको पेशाब पथरी की बीमारी हो सकती है, और जल्दी ही डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। अगर दर्द है तो अच्छी बात है कि जल्दी पता चल जाता है। कई बार दर्द नहीं होता लेकिन पथरी होती है, तो वह ज़्यादा परेशानी का कारण हो सकती है, क्योंकि वो धीरे धीरे किडनी को खराब कर सकती है। पेट जो दर्द है वह अगर किडनी में स्टोन हो तो पीठ में पिछले भाग में दर्द होता है, और कई बार जो किडनी स्टोन है वो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, वह किडनी को खराब कर देते हैं। कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनको अपने को टालना नहीं चाहिए। उसमें से एक है कि सूजन। अगर कभी चेहरे पे सूजन आए, पाँव में सूजन आए, तो फिर उसको टालना नहीं है, पक्का अपने डॉक्टर को बतलाइए कि सूजन है। अगर साथ में दम भी आता है तो या तो हार्ट का बीमारी हो सकता है या फिर किडनी का बीमारी हो सकता है, तो प्लीज़ बी केयरफुल।
चेहरे पे आंखों के चारों तरफ, पाँव में अगर सूजन है तो किडनी की बीमारी हो सकती। और बताया मैंने खून की कमी अगर रक्ताल्पता हो तो वह किडनी की बीमारी के कारण हो सकती है, तो हमेशा किडनी का चेकअप करवा लीजिए। हाई ब्लड प्रेशर, खास करके अगर 40 बरस के नीचे में कभी आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहा तो किडनी की बीमारी ज़रूर रूल आउट कर लेना चाहिए। कमजोरी, जल्दी थकान, नींद नहीं आना, मुंह से गंदी बदबू आना, जी मिचलाना और भूख नहीं लगना, यह जो है यह किडनी के बीमारी के लक्षण हैं। खुजली, अगर किडनी की खराबी ज़्यादा हो गई तो जो गंदगी पेशाब में निकलती है वो खून में जमा होती जाती है, इसलिए खुजली आती है। एक तरह का जहर होता है, जो गंदगी पेशाब में निकलना चाहिए अगर खून में जमा होते गया तो वह जहर का काम करती है, तो खुजली आती रहती है। दैट इज अनदर रीज़न। और लगता है कि बस खुजाते ही रहें। और इजी फ्रैक्चर, अगर थोड़े से कुछ चीज़ के कारण थोड़ा गिर गए और फ्रैक्चर हो गया तो किडनी की बीमारी के कारण होता है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि किडनी से विटामिन डी जो है वो एक्टिव बनता है और एक्टिव विटामिन डी अपने हड्डियों को शक्ति देता है, ताकत देता है, तो किडनी की बीमारी में आसानी से फ्रैक्चर हो जाते हैं। अगर पेशाब करते टाइम पे आपने देखा कि पेशाब में झाग है, इसका मतलब प्रोटीन जा रहा है, तो वह भी एक गलत लक्षण है। वो किडनी की बीमारी का एक पहला लक्षण यह होता है। और कई बार क्या होता है कि अपने को मालूम ही नहीं पड़ता कि किडनी की बीमारी, अचानक से आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने चेक किया, बोले कि किडनी की बीमारी है इसको, तो कई बार क्या होता है पता ही नहीं चलता कि इतने जो लक्षण हैं वह धीरे धीरे होते हैं कि हमको लगता है कि अरे ये तो क्या है, साधारण सी बात है। भूख नहीं लग रही, कईयों को नहीं लगती, खून नहीं बनता तो कईयों को नहीं बनता, तो ऐसा नेगलेक्ट करते जाते हैं सिम्टम्स को और बीमारी बढ़ती जाती है। और एक दिन अचानक से पता चलता है कि किडनी तो खराब हो गई। तो कई बार क्या होता है कि जो किडनी फंक्शन है, करीबन 100 में से अगर 90% भी किडनी खराब हो गई तो कई बार पता नहीं चलता। और जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो देखते हैं कि बहुत हाई क्रिएटिनिन है। तो वन हैज़ टू बी वेरी, न केवल पेशेंट को बल्कि डॉक्टर ने भी चाहिए कि वह पेशेंट का कम से कम यूरिन टेस्ट तो ज़रूर करा लें, और जो पैथोलॉजिस्ट है वो उनको चाहिए कि बराबर ध्यान से कम यूरिन टेस्ट करें। यूरिन में अगर पेशाब में प्रोटीन जाती है तो समझ लेना कि किडनी की बीमारी ज़रूर है। जब तक कोई डॉक्टर आपको किडनी के स्पेशलिस्ट न बताए कि भाई किडनी की बीमारी नहीं है, तब तक आप ये समझ के चलो कि पेशाब में प्रोटीन है यानी किडनी की बीमारी है। अब किडनी फेलियर जो है वह डायबिटीज़ के कारण हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर के कारण, नेफ्राइटिस के कारण, किडनी स्टोन्स की वजह से, इन्फेक्शन के कारण, कुछ दवाइयों की वजह से, कुछ जहर की वजह से, और कई बार जेनेटिक कारणों से किडनी की खराबी होती है। और जब किडनी ज़्यादा खराब हो जाती है तब हमें इस डायलिसिस का करना पड़ता है, यानी खून की सफाई करनी पड़ती है। यह डायलिसिस मशीन है, खून की सफाई हो रही है। और यह जो आप देख रहे हैं एक सिलिंड्रिकल, वो है आर्टिफिशियल किडनी। इसमें खून जाता है, खून की सफाई इस आर्टिफिशियल किडनी में होती है। और पिछले 40-50 साल से यह आविष्कार हुआ है। और नागपुर शहर में 1989 तक प्राइवेट सेटअप में कोई डायलिसिस यूनिट नहीं था। 1989 में जब हम नागपुर में आए तब हम लोगों ने पहला किडनी डायलिसिस सेंटर प्राइवेट सेटअप में हमने स्थापित किया था। बाद में 1990 से किडनी ट्रांसप्लांट भी चालू हो गया। अब किडनी की बीमारी को कैसे रोके? अपने आप को एक्टिव रखिए, वह सब चीज़ कीजिए जो डॉक्टर आसिफ ने कहा, डॉक्टर देसाई ने कहा है, शंकर ने कहा है। अपने आप को एक्टिव रखिए, नमक कम लीजिए, अचार पापड़ मत लीजिए, अच्छा खाना खाइए, जो हरी सब्जियां हैं वह ज़्यादा लीजिए ताकि आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहे, डायबिटीज़ ठीक रहे, मोटापा ना हो, स्मोकिंग ना करें। तो फिर आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे तो किडनी अपने आप ठीक होगी। ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखिए। लेकिन हाँ, एक बार किडनी की बीमारी हो गई तो फिर आपके खाने में परिवर्तन हो जाएगा, आपके पानी पीने में परिवर्तन हो जाएगा। किडनी की खराबी ज़्यादा है तो जैसा शंकर ने कहा कुछ देर पहले कि भाई आप पानी की जो मात्रा है उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन किडनी की बीमारी नहीं है तो आपको पानी भरपूर पीना चाहिए। खास करके अगर आप गर्मी में जा रहे हैं, धूप में जा रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, तो फिर आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। अपना वजन बढ़ने नहीं देना चाहिए, ठीक है।
और स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। ये जो टॉबैको है ना, यह तो बिल्कुल जानलेवा है। टॉबैको जब लेते हैं, तम्बाकू, खर्रा, मैं कई बार पूछता हूँ कि आप तम्बाकू लेते हैं? नहीं साहब, तम्बाकू नहीं लेते, हम खर्रा लेते हैं। नहीं, खर्रा नहीं लेते, हम लोग पान पराग लेते हैं। जैसे कि पान पराग अमृत हो गया। तो ये जो है तम्बाकू किसी भी फॉर्म में गलत है। गलत यानी बिल्कुल गलत है। तम्बाकू से जो खून की नलियाँ हैं वह सिकुड़ जाती है और उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और 1-2 दिन के लिए नहीं, आप एक दिन में 10 बार तो तम्बाकू खाते हो, बाद में लगातार खाते ही रहते हो, तो एक समय ऐसा आता है कि खून की नलियाँ इतनी सिकुड़ जाती है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। बाद में आपने तम्बाकू त्याग दिया तो फिर भी ब्लड प्रेशर बढ़ा ही रहता है। तो तम्बाकू जो है वह हार्ट के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, किडनी के लिए नुकसानदायक है। तो अगर इस हॉल को छोड़ने के बाद में अगर आपने यह मैसेज भी लोगों में दे दिया कि भाई तम्बाकू मत लो, तम्बाकू का सेवन गलत है, तो आप बहुत बड़ा उपकार करेंगे हम पे। हाँ, और दर्द की दवाइयाँ जो है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ जिसमें कि जड़ी बूटी भस्म, जिसमें खास करके जो मर्कुरियल है या कुछ जैसे स्वर्ण भस्म वगैरह है, वह किडनी को डैमेज करती है, किडनी को ख़राब करती है, तो उसका सेवन करना ठीक नहीं है। तो दोस्तों, मैंने आपको आज यह बताया है कि किडनी क्या है, किडनी की फंक्शन क्या है, किडनी के रोग क्या क्या हैं और किडनी के रोगों से कैसे निजात पा सकते हैं। तो अगर इन नट सेल आप हेल्दी रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, डाइट पे कंट्रोल कीजिए, गलत चीज़ें ना कीजिए, जैसे तम्बाकू, खर्रा, स्मोकिंग मत कीजिए, तो फिर आप जो हैं स्वस्थ रहेंगे। और इसी के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। कैसे धन्यवाद करें, आपका अल्फाज नहीं मिलते। कैसे धन्यवाद करें, आपका अल्फाज नहीं मिलते। ज़िंदगी इतनी खूबसूरत ना होती जो आप जैसे यार न मिलते। शुक्रिया शुक्रिया।